आज की यह वीडियो बहुत छोटी सी होगी लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक होगी। यह हमारे व्यूअर्स के मन में इस बात की भ्रांति को दूर कर देगी कि किन किन स्थानों पर चेक बाउंस के मामलों को चलाया जा सकता है। यदि कोई आपको फंसाने के उद्देश्य से किसी ऐसे स्थान पर चेक बाउंस का केस डाल देता है जो आपके लिए बहुत असुविधाजनक होने वाला स्थान है, तो इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी 2023 के बिल्कुल ताजा फैसले में क्या कहा है, यह जान लेना आपके लिए श्रेयस्कर होगा और जो आपको गैर जरूरी मुश्किलों से बचाने वाला हो जाएगा। कोई भी रुपये, पैसे या वित्तीय दस्तावेज जो इसके धारक को बिना किसी हील हुज्जत के एकदम से पेमेंट करने के लिए अधिकृत करता हो, वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसको लिखित में होना चाहिए, निश्चित दिन, दिनांक और समय पर निश्चित राशि के भुगतान के लिए होना चाहिए, देने वाले के हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए। इसमें जो पेमेंट की जानी है उस पेमेंट के साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी होनी चाहिए। बैंकों के चेक, प्रोमिसरी नोट्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मामलों के लिए भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कानून है। इसके सेक्शन 138 के अनुसार यदि आपने किसी कानूनी रूप से दिए जाने वाले ऋण या जिम्मेदारी, लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी के लिए कोई चेक दे दिया है, तो चेक देने के बाद आप वह राशि देने से मुकर नहीं सकते हैं। यदि मुकरेंगे या मुकरना चाहेंगे और चेक उस राशि को नहीं दे पाएगा, तो यह आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस बन जाएगा, जिससे आपको चेक राशि से दुगनी राशि तक का जुर्माना देना होगा और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। हालांकि यह अपराध कंपाउंडेबल होगा। कंपाउंडेबल का अर्थ होता है कि दोनों पार्टियां आपसी समझौते के द्वारा इस केस को समाप्त कर पाएंगी। आज हम जिस केस को देखने वाले हैं, उस वर्तमान केस में भी एक्यूज ने कंप्लेनेंट बैंक से एग्रीमेंट किया था 4/6/2019 को। इस एग्रीमेंट के तहत आरोपी ने बैंक से 1,88,80,000 का लोन लेकर उसको 7 चेक दे दिए थे। रिपेमेंट के समय बैंक ने पहला चेक डाला तो वह कैश हो गया। अगले 2 चेक बैंक ने अपनी नागपुर शाखा में पेश किए तो वे दोनों के दोनों चेक्स डिसऑनर हो गए, यानी कि बाउंस हो गए। इन दोनों चेक्स के लिए कंप्लेनेंट बैंक ने नागपुर कोर्ट में केस डाल दिए। उसके बाद कंप्लेनेंट बैंक ने बाकी के बचे हुए 4 चेक्स को अपनी दिल्ली शाखा में डाला तो ये चारों के चारों चेक्स फिर से डिसऑनर हो गए। तो इन शेष 4 चेक्स के लिए मुकदमे यहाँ दिल्ली की कोर्ट में डाल दिए गए। इस प्रकार से 6 चेक्स के बाउंस होने पर 6 केसेस बने, जिनमें से 2 नागपुर में और 4 दिल्ली में डाले गए थे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अनेक चैप्टर्स होते हैं। इसके चैप्टर 31 में ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया गया है। यदि किसी एक क्रिमिनल केस को किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवाना हो तो उसके प्रावधान यहाँ इस चैप्टर 31 में दिए गए हैं। यदि क्रिमिनल केस एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाना हो तो सेक्शन 406 सीआरपीसी में यह पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसी तरह से यदि एक ही राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी केस को ट्रांसफर करवाया जाना है तो इस शक्ति को सेक्शन 407 सीआरपीसी के अंतर्गत वहां की हाई कोर्ट उपयोग करती है। यदि क्रिमिनल केस एक ही डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में एक से दूसरी जगह जाना हो तो सेक्शन 408 के तहत यह शक्ति उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशंस जज के अंदर होती है। वह अपने ऑर्डर से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे ऐसी ही शक्ति 410 सीआरपीसी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी होती है, जो एक मजिस्ट्रेट के पास से दूसरे मजिस्ट्रेट के पास उस केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ वर्तमान केस में भी अलग अलग राज्यों के 2 स्थान शामिल थे, नागपुर थे और दिल्ली। तो इसलिए वर्तमान अक्यूज्ड अपेलेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि साहब मेरे सारे केस एक साथ दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए जाएं। केस का नाम है योगेश उपाध्याय वर्सेस अटलांटा लिमिटेड, ट्रांसफर पिटीशन नंबर 526 और 27 ऑफ 2022। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इसे 21 फरवरी 2023 को डिसाइड किया था।
हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वर्तमान केस योगेश उपाध्याय वर्सेस एटलांटा लिमिटेड को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय के भास्करन वर्सेस शंकरन वैद्यन बालन 1999 7 SCC 510 का हवाला दिया। हवाला देते हुए बताया कि सेक्शन 138 NI एक्ट के अपराध में 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है चेक का दिया जाना, दूसरी अवस्था होती है चेक को बैंक में प्रस्तुत किया जाना, तीसरी अवस्था में चेक को बैंक द्वारा बिना पेमेंट के लौटा दिया जाना होता है। इस अपराध की चौथी अवस्था में चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है कि वह पेमेंट करे क्योंकि चेक वापस आ गया है, और पांचवी अवस्था में चेक करने वाले व्यक्ति द्वारा 15 दिन में पेमेंट किए जाने में असफल रह जाना होता है। इसलिए जिन जिन स्थानों पर इन 5 में से कोई भी कार्य किया गया होगा उन स्थानों की कोर्ट को सेक्शन 138 NI एक्ट के अपराध का मुकदमा सुनने का हक होगा। इन 5 में से किसी भी स्थान पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। इन सब 5 स्थानों की कोर्ट के पास मुकदमे को सुनने की, उसका निपटारा करने की शक्ति होगी। लेकिन बाद में दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 9 SCC 129 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा था कि जिस स्थान पर चेक धारक का बैंक उस चेक को बिना पेमेंट के लौटा देता है उस स्थान के कोर्ट के पास उस अपराध को सुनने की शक्ति होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस दिया था जिसका नाम था ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंदरपाल सिंह 2016 2 SCC 75। इस केस में भी, जो ब्रिजस्टोन इंडिया वाला केस था, इसमें भी दशरथ रूप सिंह राठौड़ वाले केस को मान्यता दी गई थी और उसमें दी गई कानूनी व्याख्या का समर्थन किया गया था। इसमें कहा गया था कि जहां चेक बाउंस होगा उस स्थान के कोर्ट के पास मुकदमा सुनने की शक्ति होगी। इसके अलावा भी संसद ने अभी 2015 में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नया सेक्शन 142 भाग 2 NI एक्ट भी जोड़ा था। इस सेक्शन 142 पार्ट 2 NI एक्ट के अनुसार केवल 2 स्थानों पर ही सेक्शन 138 NI एक्ट के अपराध चलाए जा सकेंगे। पहला वह स्थान जहां चेक को आरोपी के द्वारा धारक को सौंपा गया हो, और दूसरा वह स्थान जहां पर चेक को बैंक के द्वारा बिना पेमेंट के लौटा दिया गया हो। वर्तमान केस के ये दोनों चेक्स नागपुर के बैंक ने लौटाए थे, अतः नागपुर की कोर्ट के पास इस मुकदमे को चलाने और डिसाइड करने की कानूनी शक्ति है। यह सेक्शन 142 भाग 2 NI एक्ट का भी कहना है। तो वर्तमान केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ने दशरथ रूप सिंह राठौड़ वाले केस में दी गई हमारी कानूनी व्याख्या के अनुसार सेक्शन 142 भाग 2 NI एक्ट को लागू किया है। ये जो अमेंडमेंट किया गया था ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण किया गया था। कौन से डिसीजन के कारण? दशरथ रूप सिंह राठौड़ वाले केस में। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, और हमारी व्याख्या के अनुसार यह सेक्शन 138 NI एक्ट के अपराध को सुनने का अधिकार उस बैंक का होगा जहां धारक का खाता होगा और चेक पेमेंट पाने के लिए बैंक में दिया गया होगा। लेकिन सेक्शन 138 NI एक्ट हमारी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 406 CRPC के तहत प्राप्त शक्तियों को कम नहीं कर सकता है। हमारी शक्तियां अधिक व्यापक हैं। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर वाले दोनों केसेस को दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जहां इन पार्टीज के 4 अन्य केस पहले से ही चल रहे थे। तो आपको भी अपने अपने केसेस में यह जांच लेना चाहिए कि कहीं आपको केवल परेशान करने की नियत से तो कोई केस किसी खास स्थान की कोर्ट में नहीं डाल दिया गया है ताकि आप वहां आने जाने में ही परेशान हो जाएं। यदि ऐसा है तो आप ऊपर बताए गए कानूनी सेक्शंस के तहत संबंधित कोर्ट से यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसे उचित कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। न केवल सेक्शन 138 NI एक्ट के अपराध के केसेस बल्कि किसी भी प्रकार के अपराध के केसेस में यह ट्रांसफर करवाया जा सकता है।
हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।